नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनुपम। साथियों, दक्षिण एशिया की भू राजनीति में भारत और नेपाल का संबंध केवल सीमाओं, संस्कृति और धार्मिक जुड़ाव तक सीमित नहीं, बल्कि यह करोड़ों लोगों की रोटी, महंगाई और खाद्य सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। नेपाल की अर्थव्यवस्था और खाद्य आपूर्ति प्रणाली लंबे समय से भारत पर अत्यधिक निर्भर है। ऐसे में जब भी भारत चीनी, चावल, गेहूं या अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है, तो उसका सबसे तेज प्रभाव नेपाल जैसे छोटे पड़ोसी देशों पर दिखाई देता है। मई 2026 में भारत द्वारा दोबारा चीनी निर्यात पर रोक लगाने के बाद नेपाल में खाद्य कीमतों, विदेशी मुद्रा भंडार, आपूर्ति संकट को लेकर नई चिंताएं उभरने लगी। यह स्थिति केवल एक व्यापारिक निर्णय का परिणाम नहीं, बल्कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, मानसून की अनिश्चितता, घरेलू महंगाई नियंत्रण, क्षेत्रीय निर्भरता, दक्षिण एशियाई शक्ति संतुलन जैसे कई बड़े भू राजनीतिक परतें छुपी हुई हैं। आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी बात पर जो है वो चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और इसका टॉपिक है भारत के एक ऐलान से घबराया नेपाल, चीनी कम, महंगाई की बढ़ेगी मांग। काठमांडू पोस्ट ने इस न्यूज को जो है कवर किया है। काठमांडू पोस्ट क्या कहता है इस पर हम बात करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। काठमांडू पोस्ट लिखता है, इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज स्क्वीज नेपाली मार्केट एंड रेज फूड सिक्योरिटी फियर्स। है ना, ये काठमांडू पोस्ट इसको कवर कर रहा है। लिखता है कि इंडिया ऑन वेडनेसडे अगेन बैंड शुगर एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग टू नेपाल विद इमीडिएट इफेक्ट, रिवाइविंग कंसर्न ओवर हाउ दिल्ली ग्रोइंग प्रोटेक्शनिस्ट policies are disrupting Nepali market and threatening food security. इसके अलावा लिख रहा है कि फर्स्ट इम्पोज इन 2023 had been partially lifted nearly a year and a half year. According to Indian media report, the latest restriction is aimed at containing domestic price and fears that El Nino condition could trigger drought, hurt agriculture production and reduce next season output. और इसमें एल नीनो को जो है एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। यानी कि भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए क्या किया है कि 30 सितंबर तक कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। भारत के इस फैसले ने नेपाल के अंदर फिक्र बढ़ा दिया है। खासतौर पर जब त्योहारों का मौसम आ रहा है तो डर है कि अभी जो त्योहार दशैन, तिहार और छठ के आसपास इसका दबाव बढ़ सकता है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मुद्दा है, ये बालेन शाह की सरकार के लिए एक चेतावनी है कि वह खाद्य सुरक्षा को लेकर कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक भारत ने नेपाल को होने वाले निर्यात को रोका है और इससे नेपाल के बाजार में उथल पुथल की संभावना है। और वो इसलिए क्योंकि एक ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एल नीनो के कारण सूखा बनेगा और सूखे के चलते कृषि उत्पादन को जो है नुकसान होगा, क्योंकि अगले सीजन में पैदावार कम होगी। साथियों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश। हाल के वर्षों में सरकार ने घरेलू खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चीनी के निर्यात को के ऊपर नियंत्रण को सख्त कर दिया है। मई 2026 में भारत ने चीनी के निर्यात को रेस्ट्रिक्टेड श्रेणी से हटाकर प्रोहिबिटेड श्रेणी में डाल दिया है। मतलब कि अब चीनी का निर्यात जो है वह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और सरकार के इस फैसले के पीछे जो कारण है वो यही है कि भैया आर्थिक स्थिति इस समय गड़बड़ा रही है, जलवायु और राजनीतिक कारण जो है वो मौजूद है। भारत की कृषि के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और भारत की कृषि मानसून के ऊपर निर्भर है। अब जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि एल नीनो के कारण कमजोर मानसून होगा, कम वर्षा होगा, तो गन्ने का उत्पादन जो है वो कम होगा। तो गन्ने का उत्पादन अगर कम होगा तो चीनी का उत्पादन कम होगा, तो चीनी की कीमतें बढ़ेंगी। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीन ऐसे राज्य हैं जो कि गन्ना उत्पादक हैं। और इस जगह अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक एक ऐसे राज्य है जो कि वर्षा जल के ऊपर निर्भर है। तो जल संकट और अनियमित वर्षा का उत्पादन जो है वो गन्ना उत्पादन को प्रभावित करेगा। और सरकार को डर है कि कहीं अगर हम निर्यात जारी रखें तो घरेलू उपलब्धता कैसे हम पूरा कर सकें। भारत पहले से ही खाद्य महंगाई के दबाव में है। भारत में महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, चीनी के दाम, चावल के दाम, गेहूं के दाम पहले से ही जो है वो बढ़े हुए हैं। अब सरकार को डर है कि कहीं अगर हम रोकेंगे नहीं और ये महंगाई बढ़ती रहेगी तो इसका राजनीति और समाज के ऊपर एक गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम घरेलू स्टॉक को पर्याप्त बनाए रहें। खाद्य कीमतें साथियों भारत में राजनीति के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। भारत में
खाद्यान्नों के लिए सरकारें पलट जाती हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार प्याज के लिए गड़बड़ा गई। आपको याद होगा कि प्याज बहुत जब महंगा हुआ था तो भारत के वित्त मंत्री से पूछा गया कि प्याज महंगा है, आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा हम तो प्याज खाते ही नहीं। लू की जब समस्या हुई तो हमारे उड्डयन मंत्री से पूछा गया कि क्या है, तो क्या एसी की क्या आवश्यकता, हम तो प्याज ही लेकर जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर खाद्यान्न एक ऐसा मुद्दा है भारत में जिसको लेकर राजनीति गर्म होता है। दूसरा, महंगाई जो आप ईरान के हिसाब से देख ही रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ की सरकार ने सीधे सोने की खरीद पर जो है वो गुजारिश की है कि मत खरीदिए। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते थे कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, वो अब सीधे तेल का प्रयोग यानी कि खाद्यान्न तेल के प्रयोग पर मना ही कर रहे हैं कि कम से कम 10% खाइए, फिट रहिए, है ना, फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया, मोटापा कम होगा, ऐसे बहुत सारी बातों को जो है वो कहा जा रहा है। चलिए फिर से अपने टॉपिक पर हम आ जाते हैं। तो हमने कहा कि भारत ये जो पूरा का पूरा स्टेप उठा रहा है भारत के सरकार के द्वारा, वो केवल चीनी को लेकर नहीं है, बल्कि अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर भी रोक लगाए। 2023 में गैर बासमती चावल पर, उसके बाद उबले हुए चावल पर 20% शुल्क लगा दिया गया, चीनी निर्यात को नियंत्रित कर दिया गया, गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे बहुत सारे स्टेप उठाए गए। और यही कारण है साथियों कि ये पूरा जो स्टेप है, इससे स्पष्ट होता है कि भारत अब ऐसी नीति की ओर बढ़ रहा है जिसमें सबसे पहले घरेलू खाद्य सुरक्षा और देश के भीतर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के रूप में जो है भारत काम कर रहा है। और इसी कारण दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देश, विशेषकर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, उनके अंदर ये चिंता बढ़ रही है कि भारत पर अगर अत्यधिक खाद्य निर्भरता हम शुरू रखेंगे तो भविष्य में आर्थिक अस्थिरता आ जाएगी, महंगाई हो जाएगी, आपूर्ति संकट हो जाएगा। भारत ने केवल चीनी पे नहीं, हमने कहा कि अन्य खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर पिछले कुछ वर्षों में प्रतिबंध लगाए हुए हैं, और इस प्रकार की अगर समस्या होगी तो समस्या बढ़ जाएगी। अब नेपाल को जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है खाद्य सुरक्षा को लेकर, है ना। नेपाल जो है वो लंबे समय से अपने खाद्यान्नों के लिए भारत के ऊपर निर्भर रहा है, विशेषकर चीनी, चावल, गेहूं और अन्य वस्तु। नेपाल में चीनी की वार्षिक मांग लगभग 3 लाख टन है, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 1.2 लाख टन तक सीमित है। शेष आवश्यकता भारत कहां से पूरा करता है, तो शेष आवश्यकता जो है नेपाल भारत से पूरा करता है। भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि नेपाल में चीनी सप्लाई करे। भारत द्वारा चीनी का निर्यात पर जब प्रतिबंध किया गया तो नेपाल में कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगी। चीनी की कीमत जो कि 88 रुपए प्रति किलो थी वो बढ़कर 160 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। कालाबाजारी और जमाखोरी में वृद्धि हुई। त्योहारों के मौसम में आपूर्ति संकट आ जाएगा और इसी प्रकार चावल और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होगी, ऐसी चिंता नेपाल की सरकार को है। नेपाल की सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। साथियों, भारत के प्रतिबंधों के कारण नेपाल को अन्य देशों के ऊपर खाद्य वस्तुओं के आयात करने की जो है जिम्मेदारी होगी, और ये आयात करना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी अन्य देश से वो मंगाएंगे तो परिवहन और लॉजिस्टिक खर्च बढ़ेगा, दूसरे देशों से आयात लागत बढ़ जाएगी। समुद्री रास्ता जो है वो नेपाल के पास है नहीं, क्योंकि वो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति के लिए वो भारत पे जो है वो ट्रांजिट रूट के ऊपर निर्भर करता है। और यही कारण है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था कई प्रकार से दबाव उत्पन्न कर रही है, और यही कारण है कि विदेशी मुद्रा भंडार का दबाव उस पर बढ़ रहा है, खाद्य महंगाई में वृद्धि हो रही है, सरकारी वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, और गरीब और निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार भारत के खाद्य निर्यात प्रतिबंध केवल व्यापारिक निर्णय नहीं, बल्कि नेपाल के आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा को भी सीधे प्रभावित कर रहा है। भारत इस समय संरक्षणवाद के साथ काम कर रहा है। संरक्षणवाद यानी कि भारत, एक डेटा है आपके सामने, भारत नेपाल व्यापार निर्भरता का डेटा को देख लीजिए। नेपाल की भारत पर आयात निर्भरता 60 से 70% के आसपास है। नेपाल को जो भारत से जो वस्तुएं जाती हैं, जो भारत भेजता है, वो है चावल, चीनी, दाल, खाद्य तेल, मसाले, नमक, दवाइयां, मेडिकल सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान। लगभग दोनों देशों के बीच में 10 अरब डॉलर का व्यापार होता है, और लाखों लोगों की आजीविका जो है वो इस व्यापार के ऊपर निर्भर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हिमालय, भूगोल, नेपाल, मानसून, ये सारी बातें आप जान रहे हैं कि मानसून के ऊपर पूरा का पूरा निर्भर है। नेपाल में खाद्य महंगाई की मार जो है बढ़ रही है, जिससे कि घरेलू बजट पर दबाव बढ़ रहा है, आवश्यक वस्तुओं पर कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की बचत कम हो रही है, रोजगार और आय के संकट है, और खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में है। आगे हम बात जब कर रहे हैं कि भारत की प्राथमिकता क्या हो गया कि पहले देश फिर निर्यात, तो ये जो
भारत संरक्षणवादी बनाम क्षेत्रीय जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, यानी कि भारत वर्तमान के समय में घरेलू आर्थिक हितों और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी शक्ति होने के कारण उसे केवल राष्ट्रीय हित नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग की भी उससे अपेक्षा की जा रही है। नेपाल सहित कई पड़ोसी देश की यह धारणा मजबूत हो रही है कि संकट की स्थिति में भारत अपनी पड़ोसियों की आवश्यकता से अधिक अपने घरेलू बाजार को प्राथमिकता दे रहा है, और यही कारण कई प्रकार के भू राजनीतिक प्रभाव जो उभार रहे हैं। यानी कि भारत के विरोध में इन सारे देशों के अंदर भावनाएं वृद्धि हो रही हैं। चीन के लिए कहीं ना कहीं ये एक रणनीतिक अवसर जो है वो बन जा रहा है। चीन के लिए रणनीतिक अवसर यानी कि कहीं ना कहीं चीन को मौका मिल जा रहा है। क्षेत्रीय विश्वास की कमी हो रही है और दक्षिण एशियाई सहयोग की भावना कमजोर हो रही है। साथियों, यदि पड़ोसी देश को यह महसूस होने लगे कि संकट के समय में भारत विश्वसनीय आपूर्ति साझेदार नहीं है, तो उसकी क्षेत्रीय नेतृत्व क्षमता और विश्वसनीय शक्ति की छवि जो है वो प्रभावित हो सकती है। और ऐसी स्थिति में नेपाल क्या करेगा? ऐसी स्थिति पे नेपाल आर्थिक और व्यापारिक संबंध चीन से बढ़ाएगा, वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला चीन के साथ विकसित करेगा। बीआरआई प्रोजेक्ट ऐसे भी बहुत ज्यादा है। चीन पहले ही नेपाल में बहुत ज्यादा एक्टिव है, और यदि भारत पर निर्भरता को रणनीतिक जोखिम के रूप में नेपाल देखेगा, तो चीन को दक्षिण एशिया में अधिक रणनीतिक लाभ मिलेगा। भारत की जो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसके लिए एक दीर्घकालिक चुनौती ये बन रही है। दक्षिण एशिया में कई छोटे देश अपनी खाद्य और आर्थिक आवश्यकताओं के लिए भारत के ऊपर निर्भर है, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। भारत से खाद्यान्न, ईंधन, दवाइयां, आवश्यक वस्तुएं सब प्राप्त करते हैं। इसी कारण भारत की किसी भी संरक्षणवादी नीति का प्रभाव केवल घरेलू बाजार पर नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता के ऊपर पड़ेगा। और यही वजह है कि भारत के खाद्य निर्यात प्रतिबंध पर केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के भू राजनीति, क्षेत्र विश्वास और रणनीतिक संतुलन जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो है वो सोचना चाहिए। अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं साथियों, तो खाद्य सुरक्षा के चार प्रमुख स्तंभ होते हैं। खाद्य सुरक्षा के चार प्रमुख स्तंभों की बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या किसी देश में पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है कि नहीं। दूसरा, पहुंच, क्या आम लोगों को भोजन तक पहुंच बन गया है कि नहीं। तीसरा, अफोर्डेबिलिटी, यानी कि क्या आम नागरिक भोजन खरीदने में सक्षम है कि नहीं, है ना। और चौथा, स्थिरता, है ना। तो भारत के निर्यात प्रतिबंध के बाद नेपाल चीनी, चावल, खाद्य तेल, अन्य आवश्यकताओं के ऊपर अगर हम बात करें तो ये निर्भर। और चौथा, हमने स्थिरता के बारे में बात करी, तो इसका मतलब है क्या लंबे समय तक लगातार खाद्य आपूर्ति बनी रह सकती है। भारत के प्रतिबंध का नेपाल पर प्रभाव यह हो रहा है कि भारत के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से नेपाल में खाद्य सुरक्षा में इन चारों के चारों स्तंभ जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। खाद्य उपलब्धता में कमी हो रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है, आपूर्ति अस्थिरता हो रही है, गरीबी वर्ग के क्रय क्षमता में गिरावट हो रही है। इससे स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा केवल कृषि का मुद्दा नहीं बल्कि क्षेत्र निर्भरता और भू राजनीतिक स्थिरता से जुड़ा हुआ विषय है। नेपाल की वर्तमान स्थिति केवल भारत पर निर्भरता ही जिम्मेदार नहीं है। देश के भीतर मौजूद कई संरचनात्मक और कृषि संबंधी कमजोरियां भी इसके लिए जिम्मेदार है। चीनी मिलों के द्वारा किसानों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, गन्ना खेती में लगातार गिरावट आ रही है, उर्वरकों की कमी है, ईंधन की ऊंची कीमत है, कमजोर कृषि नीति है, दीर्घकालिक योजनाओं का अभाव है, और आधुनिक भंडारण आपूर्ति प्रणाली की जो है वो कमी देखने को मिल रही है। इन समस्याओं के कारण नेपाल अपनी घरेलू कृषि क्षमता को मजबूत नहीं कर पाया है, जिससे उसकी आयात निर्भरता लगातार बढ़ रही है। और यही कारण है कि जब भी भारत जैसी बड़ी आपूर्ति शक्ति निर्यात प्रतिबंध लगाती है तो उसका प्रभाव नेपाल की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा पर अत्यधिक गंभीर रूप से दिखाई देने लगता है। भारत को के लिए स्थिति आसान नहीं है। भारत को लगभग 1.4 अरब लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट रिस्क को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए एक्सपोर्ट बैन को भारत के डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के रूप में देखना चाहिए। इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो आप एक थोड़ा सा ये नेपाल की विदेशी मुद्रा भंडार का भी देख लीजिए। 2016 की तुलना में 54% गिरावट आ चुकी है। आर्थिक दबाव के कारण आयात की लागत बढ़ी है, व्यापार घाटा बढ़ा है, विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है, मुद्रा पर दबाव, मुद्रास्फीति, ये सारी समस्याएं जो है वो नेपाल में देखने को मिली है। हमने जब बात किया कि रीजनल डिस्ट्रस्ट, ये टॉपिक हमने अभी आपके साथ चर्चा किया। जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहे हैं, सूखा और जल संकट हो रहा है, कमजोर मानसून, फसलें नष्ट हो रही हैं, खाद्य सुरक्षा को लेकर खतरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है।
दक्षिण एशिया की खाद्य निर्यात और भू राजनीति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और यहाँ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भारत इन सबको लेकर अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो हम भारत और नेपाल के संबंधों को देखें तो खुली सीमा है, सांस्कृतिक निकटता, आर्थिक निर्भरता, ऊर्जा सहयोग है, श्रमिक आवाजाही है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति संकट दोनों देशों के संबंध को क्या करेंगी, संवेदनशील बन गए। अब यहां भारत को क्या करना चाहिए साथियों, निर्यात पर अचानक रोक लगाने के बजाय पहले स्पष्ट नीति जो है वो भारत को बनानी चाहिए। पड़ोसी देशों के लिए अलग खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना चाहिए। दक्षिण एशिया के देशों के साथ मिलकर अनाज और खाद्य भंडारण व्यवस्था बनाना चाहिए। बिम्स्टेक देशों के बीच खाद्य और कृषि सहयोग बढ़ाना चाहिए। ऐसी खेती को बढ़ावा देना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन और कमजोर मानसून में भी जो है वो टिक जाए। साथ ही अगर हम बात करें तो भैया अब नेपाल को क्या करना चाहिए, केवल एक ही फसल या आयात पर निर्भर रहने के बजाय कृषि में विविधता लानी चाहिए। देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहिए ताकि बाहर निर्भरता जो है कम हो। भारत के अलावा दूसरे देशों पर आयात के लिए एक विकल्प तैयार करना चाहिए। भविष्य के संकट से बचने के लिए खाद्य भंडार तैयार रखना चाहिए। सिंचाई खेती की आधुनिक सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े। अंततः साथियों मैं यही कह सकता हूं कि भारत की संरक्षणवादी नीतियां अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि वह दक्षिण एशिया के भू राजनीति, जलवायु संकट, क्षेत्र निर्भरता की वास्तविकता को भी सामने ला रही है। नेपाल की ये स्थिति एक बड़ी चेतावनी है कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भर भविष्य में खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए नेपाल को अपनी कृषि व्यवस्था मजबूत करने, घरेलू उत्पादन बढ़ाने, वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विकसित करने के लिए काम करना होगा। भारत के सामने भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी शक्ति होने के नाते भारत को अपने घरेलू हितों और क्षेत्रीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। भरोसेमंद साझेदार, क्षेत्र नेतृत्वकर्ता की भूमिका भारत को निभाना होगा। आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन, एल नीनो, कमजोर मानसून और बढ़ते भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण खाद्य सुरक्षा दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दा बन सकता है। इसलिए क्षेत्रीय सहयोग, टिकाऊ कृषि, भरोसेमंद आपूर्ति व्यवस्था ही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन ये भी बताएं। साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। वैसे मुझे लगता है कि नेपाल के जो भी साथी हमें देख रहे हैं उन्हें इसे शेयर अवश्य करना चाहिए। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।